दोस्तों कोका कोला और पेप्सी दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्ट ड्रिंक राइवल्स हैं और हर साल इनके बीच मानो एक जंग छिड़ी होती है। Coca-Cola versus Pepsi stands out in the history of marketing as one of the great fights between two brands. The Cola War's in action. The battle between Pepsi and Coke isn't really a battle, it's an all-out war. The supermarket shelf is the front line in the Cola War. Pepsi and Coke slugging it out in the world's longest-running business battle. Is that all you got? These two products, Pepsi and Coke, have been going at it eyeball to eyeball. And in my view, the other guy just blinked. लीगल केसेस से लेकर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तक हर जगह पेप्सी और कोक दोनों भी एक दूसरे को नीचे उतारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। और इस बिजनेस बैटल का सबसे भयानक एपिसोड हुआ 1992 में, जब कोका कोला ने एक ऐसी सुसाइड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जिससे पेप्सी को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। और ये जंग चली एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर जिसे पेप्सी ने नाम दिया क्रिस्टल पेप्सी। There's never been a product quite like it. I love it. It's refreshing, clear taste. It's different. Gentlemen, I give you Crystal Pepsi. The big cola companies are not about to be left out in the cold, Bill. How about a clear cola, Ray? Crystal Pepsi really appeals to everyone at all ages, especially the health-conscious consumer. Do you like it? Well, it tastes a lot like a cola. और ये सुसाइड स्ट्रेटजी इतनी भयानक थी कि पहले साल में जहां क्रिस्टल पेप्सी ने 4000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, अगले ही साल पेप्सी की गलती और कोका कोला की सुसाइड स्ट्रेटजी की वजह से पेप्सी की हालत इतनी खराब हो गई कि पेप्सी ने क्रिस्टल पेप्सी को बनाना बंद ही कर दिया। I mean, everybody tried Crystal Pepsi. It was like a gigantic in and out product, but people didn't come back and buy it again. So it didn't have the sustainability that I was hoping for. और आज क्रिस्टल पेप्सी को पेप्सी के इतिहास के सबसे बड़े फेलियर्स में गिना जाता है। तो सवाल ये है कि कोका कोला और पेप्सी की ये भयानक जंग कैसे शुरू हुई, कोका कोला ने अपनी सुसाइड स्ट्रेटजी को यूज करके पेप्सी को नीचे कैसे गिराया, पेप्सी ने जल्दबाजी में कौन सी गलतियां करी, और पेप्सी और कोका कोला के इस महायुद्ध से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस सीखना चाहता है तो प्लीज़ उनके साथ इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए। आपके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो फ्री है, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1992 से, जब अमेरिका में एक ऐसा मेगा ट्रेंड चल रहा था जिसे देखकर बड़े से बड़े कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बदलने लगे, और इस मेगा ट्रेंड को क्लियर क्रेज कहा गया। Coca-Cola launched Tab Clear, a sugar-free soft drink with a mysterious new flavor and completely clear. Unveiling in test markets the newest weapon in the Cola Wars, Crystal Pepsi. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. First solid deodorant you can actually see through. और जिस तरह आज इंडियन कस्टमर्स हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं, उसी तरह 1990s में अमेरिका में एक ऐसा क्रेज शुरू हुआ जहां जनता वही प्रोडक्ट खरीदने लगी जो ट्रांसपेरेंट हुआ करती थी। और जिस तरह आज हम भारत में प्रोडक्ट्स के लेबल को लेकर सावधान बन रहे हैं, उसी तरह अमेरिकन पब्लिक उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बियर तक हर चीज में ट्रांसपेरेंसी खोजने लगी, और देखते ही देखते ये एक मार्केटिंग फैड बन गया। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने जेल को क्लियर जेल में बदल दिया, पैंटीन ने क्लियर शैम्पूज बनाए, और यहाँ तक कि 1998 में एप्पल ने भी अपने आईमैक को ट्रांसल्यूसेंट बना दिया। और उस वक्त यूएस सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोका कोला और पेप्सी के बीच कट थ्रोट कंपटीशन चल रही थी। एक तरफ कोका कोला के पास 19.7% मार्केट शेयर था और पेप्सी के पास 17.8% मार्केट शेयर था। उसके साथ साथ 1992 में यूएस इकोनॉमी रिसेशन से गुजर रही थी। People were very worried about getting displaced from their job as 40 to 55-year-old workers and being unable to find new jobs. और ऐसे में पेप्सी की टीम बस यही सोच रही थी कि कोका कोला को कैसे हराया जाए, और तभी पेप्सी के स्ट्रैटेजिस्ट को एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें 1992 के मार्केट में अपनी जगह बनानी है तो उनको अमेरिका के क्लियर क्रेज पर कैपिटलाइज करना होगा, क्योंकि तभी तक जो भी कंपनी क्लियर फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च करती थी जनता उन्हें हेल्दी मान लेती थी, जिसकी वजह से उनके सेल्स बढ़ जाते थे। तो पेप्सी ने सोचा कि कोका कोला को हराने के लिए यही उनका सीक्रेट वेपन बन सकता है। तो पेप्सी के स्ट्रैटेजिस्ट ने सोचा कि फटाफट 9 महीनों में क्रिस्टल पेप्सी को लॉन्च करते हैं और पूरे अमेरिकन मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं।
अब देखा जाए तो पेप्सी जैसे बड़े कंपनी को अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो वो बहुत ही सावधानी से काम करते हैं। तो पहले मार्केट रिसर्च होती है, फिर प्रोडक्ट सैंपल्स बनते हैं, फिर टेस्टिंग होता है, फिर क्वालिटी चेक होता है, फिर पैकेजिंग टेस्ट होते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि सुपर बोल को टारगेट करते हैं और सुपर बोल की मार्केटिंग की वजह से वो प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना पाएंगे। The National Football League proudly presents a small world salute to 25 years of the Super Bowl. Then the Giants are going to the Super Bowl. The road to the Super Bowl can be a perilous journey. We can take them, man. We can take them out. We can break their will and we can take them out, man. जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे, सुपर बोल यूएस का आईपीएल है और जिस तरह आईपीएल एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, सुपर बोल एक अमेरिकन फुटबॉल टूर्नामेंट है। और जिस तरह भारत में आईपीएल का क्रेज है, उसी तरह यूएस में सुपर बोल का क्रेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह आईपीएल के एड स्लॉट्स लाखों रुपए में बिकते हैं, उसी तरह 1992 में सुपर बोल का एक 30 सेकेंड का एड स्लॉट का कॉस्ट था $850,000, यानी लगभग 7 करोड़ रुपए। तो 1992 में पेप्सी के मार्केटिंग हेड नोवाक ने एक नया सोडा लॉन्च करने का फैसला किया जिसका नाम था क्रिस्टल पेप्सी। नोवाक ने पेप्सी के R&D हेड सुरेंद्र कुमार से कहा, सुरेंद्र जी, हमें ना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक ऐसा सोडा जो ट्रांसपेरेंट हो लेकिन कैफीन और प्रिजर्वेटिव्स के बिना हो। इस प्रोडक्ट की इमेज क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्होंने कहा कि ये ड्रिंक बिल्कुल पेप्सी जैसी ही टेस्ट करनी चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। पेप्सी के मैनेजमेंट ने कुमार जी को पेप्सी की असली रेसिपी दी ही नहीं, क्योंकि पेप्सी की रेसिपी जो है वो एक सीक्रेट है जो सिर्फ कुछ गिने चुने एग्जीक्यूटिव्स के पास ही थी। फिर भी कुमार जी ने शुगर्स और सॉल्ट्स का एक ऐसा मिश्रण बनाया जिससे क्लियर सोडा बन पाया। और इसके बाद पेप्सी ने जल्दी जल्दी में कुछ फोकस ग्रुप्स के साथ अपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया और जल्दी जल्दी क्लियर पेप्सी को मार्केट में लॉन्च कर दिया। और सुपर बोल की एड के बाद क्लियर पेप्सी अमेरिका के हजारों रिटेल स्टोर्स में बिकने लगा। और पहले साल में क्लियर पेप्सी इतना बड़ा हिट था कि क्लियर पेप्सी ने लगभग 4000 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे मार्केट को हैरान कर दिया। पूरी मार्केट ये देखकर हैरान हो गई कि उस साल के बाद अचानक से क्लियर पेप्सी इतना बड़ा फेलियर निकला कि पेप्सी ने क्लियर पेप्सी को बंद ही कर दिया। Peter has what I call an epic fail. The business, did take off when we launched Crystal Pepsi. I mean, everybody tried Crystal Pepsi. It was like a gigantic in-and-out product, but people didn't come back and buy it again. So it didn't have the sustainability that I was hoping for. तो सवाल ये है कि पेप्सी ने 4000 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी क्लियर पेप्सी को बंद क्यों कर दिया? दोस्तों, इस प्रोडक्ट को बनाने के प्रोसेस में पेप्सी ने 3 बड़ी गलतियां करी। और अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना चाहते हो तो प्लीज इन गलतियों को अवॉइड करो। पहला प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस। अब मैं जानता हूं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचिए, मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक देता हूं जो पैकेजिंग और ब्रांडिंग से एकदम प्रीमियम ऑरेंज जूस लगती है। लेबल पर लिखा है कि ये फ्रेश है और नेचुरल सोर्सेज से बना है और हेल्थ के लिए ये ड्रिंक बिल्कुल परफेक्ट है। और पैकेजिंग भी ऐसी है कि लगता है ये बिल्कुल ऑथेंटिक हेल्दी प्रोडक्ट होगा। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि इसके 100 ml के पैक में 50 ग्राम शुगर है। इसके साथ साथ इसमें एक भी असली ऑरेंज नहीं है और पूरा फ्लेवर सिर्फ आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप ये ड्रिंक लगातार 1 हफ्ते तक पियो, ये समझ के कि ये डाइट ड्रिंक है, और आपको 1 हफ्ते बाद मालूम पड़े कि आप हर रोज 50 ग्राम शुगर कंज्यूम कर रहे थे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा ना? क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी और प्रोडक्ट की रियलिटी है, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्ग्रुएंसी, यानी जब ब्रांडिंग कुछ प्रॉमिस करती है और प्रोडक्ट उसे मैच नहीं कर पाता। और क्रिस्टल पेप्सी के फेल होने का ये सबसे बड़ा कारण था। क्रिस्टल पेप्सी एक क्लियर सोडा था जो अपने अपीयरेंस की वजह से लोगों को लाइट और हेल्दी ड्रिंक लगता था। उसका ट्रांसपेरेंट लुक लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट करता था कि ये एक रिफ्रेशिंग, लो कैलोरी यानी हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि उस वक्त क्लियर प्रोडक्ट्स को हेल्दी माना जाता था। It doesn't really taste like Pepsi. What do you think? What I do, just take a sip. It's hard to explain. It's just, This is anything like California white wine. I'm embarrassed here. What's it like? Nice lemony zingy taste. What do you think? It's not as heavy. Less syrupy. I'm sweating. I love it. It's refreshing. Clear taste. Just different.
लेकिन जब लोगों ने क्रिस्टल पेप्सी को टेस्ट किया तो उन्हें एकदम ओरिजिनल पेप्सी जैसा हैवी और शुगरी टेस्ट मिला। और उसके साथ साथ क्रिस्टल पेप्सी के एक कैन में 130 कैलोरी थी और ये एक हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से भरी हुई थी। तो जो हेल्थ कॉन्शियस ऑडियंस थी उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये उनकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट था। दूसरी तरफ पेप्सी के जो एकदम लॉयल कस्टमर्स थे जो साधारण सोडा पसंद करते थे, उन्हें ट्रांसपेरेंट लुक पेप्सी की इमेज के साथ कुछ ठीक नहीं लगा। तो दोनों तरफ के जो कस्टमर्स थे वो डिसअपॉइंट हो गए। ये थी प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्ग्रुएंसी, यानी ब्रांडिंग और प्रोडक्ट की रियलिटी के बीच का मिसमैच, जो क्रिस्टल पेप्सी के फेलियर का सबसे बड़ा कारण बना। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि कस्टमर्स इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि ये एक रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक है या एक हेल्थ कॉन्शियस ड्रिंक। और तीसरी प्रॉब्लम थी दोस्तों कोको कोला की सुसाइड स्ट्रैटेजी। पता है कोको कोला ने क्या किया? कोको कोला ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था टैब क्लियर। Chain of mystery. Tab Clear's invented the indescribably great tasting soft drink that's unlike anything else in the universe. Now everything becomes clear. A sugar-free soft drink with a mysterious new flavor and completely clear. और टैब क्लियर भी एक क्लियर सोडा था जो कभी सक्सेसफुल होने के लिए बना ही नहीं था, बल्कि ये प्रोडक्ट सिर्फ कस्टमर्स को कंफ्यूज करने के लिए और क्रिस्टल पेप्सी के मार्केट शेयर को गिराने के लिए लॉन्च किया गया था। और टैब क्लियर को ऑफिशियली एक डाइट ड्रिंक के रूप में मार्केट किया गया, लेकिन इसका टेस्ट और पोजीशनिंग दोनों भी इतना कंफ्यूजिंग था कि इस प्रोडक्ट ने पूरे क्लियर सोडा कैटेगरी की इमेज को खराब कर दिया। तो कस्टमर्स ने क्लियर सोडास को फेक वेलनेस प्रोडक्ट के रूप में देखना शुरू कर दिया और देखते देखते क्रिस्टल पेप्सी का मार्केट शेयर गिरता चला गया। और सिर्फ 6 महीनों के अंदर कोको कोला ने टैब क्लियर को शेल्फ से हटा भी दिया। लेकिन तब तक टैब क्लियर ने कस्टमर्स को इतना कंफ्यूज कर दिया कि क्रिस्टल पेप्सी का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो लोगों ने पहली बार तो क्रिस्टल पेप्सी खरीद दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्रिस्टल पेप्सी को छोड़ दिया। यही वजह है दोस्तों कि सुपर बोल में मार्केट होने के बावजूद, एक ग्लोबल ब्रांड का टैग होने के बावजूद और 4000 करोड़ के रेवेन्यू के बाद भी एक ही साल में क्रिस्टल पेप्सी फेल हो गया। और अगर आप पेप्सी के फेलियर को देखें तो हमें 3 लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला, बिजनेस कभी भी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। और इस कहानी में पेप्सी ने अच्छे से प्रोडक्ट को बिना टेस्ट किए, बिना स्मॉल स्केल लॉन्च किए सीधा नेशनल लेवल पर लॉन्च कर दिया। इससे हमें यह समझता है कि जब तक आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार ना हो, जब तक आप प्रोडक्ट मार्केट फिट को क्लियरली डिफाइन नहीं कर लेते, तब तक अपने मार्केटिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नंबर 2, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट वही होता है जो कस्टमर के रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्रिस्टल पेप्सी के केस में क्लियर सोडा एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये कस्टमर्स की असली जरूरत को एड्रेस नहीं कर रहा था। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक ट्रेंड के लिए बनाते हो तो उस ट्रेंड के खत्म होने पर आपका प्रोडक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, बिजनेस का असली काम होता है प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, ना कि सिर्फ दिखावा करना। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमेशा याद रखना कि अगर आपका कस्टमर कंफ्यूज्ड है तो वो आपके कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। इस केस में हमने ये देखा कि क्रिस्टल पेप्सी का सबसे बड़ा फेलियर ये था कि लोग समझ ही नहीं पाए कि क्रिस्टल पेप्सी है क्या, एक हेल्थ ड्रिंक या एक सॉफ्ट ड्रिंक। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए कंफ्यूजिंग हो तो वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा ही नहीं। तो हमेशा ब्रांड पोजिशनिंग में क्लैरिटी का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आपका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, किस ऑडियंस के लिए है और क्यों बाकी प्रोडक्ट से अलग है, ये सब आपके लिए और आपके कस्टमर्स के लिए क्लियर होना चाहिए। ये है दोस्तों पेप्सी और कोको कोला की कहानी। एंड आई जस्ट होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस केस स्टडी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और इकोनॉमिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye.